Now we are going to start with new chapter, that is chapter number 3, accounting principles. ओके, यहाँ हमारे पास दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो concepts एंड assumptions. ओके, दूसरे हैं हमारे पास conventions. Concepts and inventions are basically, these are the basic guidelines which guide us how to record and report accounting transactions. Okay, these are basically acting as foundation for accounting processes, on the basis of which we record transactions in the books of accounts. ओके, ये हमारे पास बेसिक इनकी अंडरस्टैंडिंग है. अब कुछ मेजर कंसेप्ट्स हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे. सबसे पहला कंसेप्ट हम जो अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं वो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. व्हाट डज दिस से? It says that a business will continue to work over a number of years. कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो एक दो साल के लिए नहीं स्टार्ट करता है, वो एक्सपेक्ट करता है कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो इट विल कंटिन्यू टू survive and work on for number of years. Okay, so whatever recording he is doing in books of accounts are being done keeping it in mind. अब कैसे, इसका एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, assets are distinguished into fixed assets and current assets. फिक्स एसेट्स क्या थे? लॉन्ग टर्म. ये क्या है? शॉर्ट टर्म, विच इज कंज्यूम्ड विद इन 1 ईयर. ये मोर देन 1 ईयर. तो अगर आपका बिजनेस लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए आपने अज्यूम किया है चल रहा है, तभी तो आप अपने एसेट्स को इसमें क्वालिफाई करोगे. अदरवाइज तो वो करंट एसेट्स रहेंगे सारे के सारे. ओके, सेकंड एग्जांपल देखते हैं.
A machine purchased is treated as capital expenditure. Okay जी. Whereas depreciation on machine is treated as what? Expense. Okay. तो मशीन जो है वो फिक्स एसेट है. वो किसके बेसिस पे है? क्योंकि आपको लग रहा है कि ये मशीन आपको आने वाले टाइम में आपकी अर्निंग कैपेसिटीज को इम्प्रूव करेगा, तो आपने उसे फिक्स एसेट ट्रीट किया, आपने उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया. ओके. और उसका जो रेगुलरली हर साल उसकी वियर एंड टीयर से उसकी लॉस हो रहा है, उसको आप डेप्रिसिएशन कंसिडर करते हो. और वो डेप्रिसिएशन आपके लिए एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस को इम्पैक्ट करता है. तो ये आपके पास है. ओके. कि मैं डेप्रिसिएशन को तो आपने एक्सपेंस ट्रीट किया है, और आपने मशीन को क्या ट्रीट किया है? कैपिटल एक्सपेंडिचर. और ये किस बेसिस पे है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेसिस पे है. अब हम चलते हैं दूसरे कंसेप्ट पे, दैट इज योर कंसिस्टेंसी कंसेप्ट. व्हाट डज दिस से? इट सेज दैट whatever method is adopted to record business transactions in the books of accounts okay that should be used consistently. कंसिस्टेंट मतलब रेगुलरली over 2 to 3 accounting periods, so as performance of business can easily be compared and right decisions on the basis of analysis of performance over the period of time can be taken up. ओके. तो ये है कि डिसीजंस लेने हैं तो वो आपको एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस के लिए कंपैरिजन जरूरी है. तो जब तक वो पॉसिबल नहीं होगा तो आप राइट डिसीजंस नहीं ले सकते हो. ओके. फॉर एग्जांपल, इफ इन फर्स्ट ईयर, फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, depreciation was calculated on straight line method, thus to have
better understanding about financial position as well as profitability. It is necessary that same method should be followed over next 2 to 3 accounting periods. ये नहीं कि आपने पहले साल स्ट्रेट लाइन लगाया, फिर आपने रिटर्न डाउन लगाया, फिर आपने स्ट्रेट लाइन लगाया, तो आप कंपैरिजन नहीं करोगे। एप्पल्स को ऑरेंजेस से कैसे कंपेयर कर सकते हो? तो आपको जो एक मेथड डिसाइड कर लिया उसको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लेके चलना है। और उसके एनालिसिस के बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये मेथड थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है प्रॉफिटेबिलिटी में, फाइनेंशियल पोजीशन की एक्चुअल पोजीशन को रिप्रेजेंट करने में, तो आप उसके एनालिसिस के बाद एक राइट डिसीजन लेके आप शायद उस मेथड को चेंज भी कर सकते हैं एंड यू कैन शिफ्ट ओवर टू दी अदर मेथड। तो ये हमारे पास जो है अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आती है? कंसिस्टेंसी कंसेप्ट से आई है। फिर आपके पास एक और कंसेप्ट है जिसे कहते हैं एक्रूअल कंसेप्ट। अब ये क्या कह रहा है? इट सेज दैट वी शुड not only record transactions done on cash basis, rather should also record transactions done on क्रेडिट बेसिस। ओके, तो किसी भी बिजनेस में आपके पास ट्रांजैक्शंस सिर्फ कैश बेसिस पे नहीं होती हैं। ओके, ट्रांजैक्शंस सिर्फ कैश बेसिस पे नहीं होती हैं। आपकी ट्रांजैक्शंस किस किस के बेसिस पे होती हैं? क्रेडिट बेसिस पे भी होती हैं आपकी ट्रांजैक्शंस। ओके, तो आपको उन ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करना चाहिए जो क्रेडिट बेसिस पे होती हैं, नॉट ओनली ऑन द कैश बेसिस। ओके, फॉर एग्जांपल सेल्स वर डन were done till 31st March 2020 for rupees 1 lakh, out of which 30,000 were paid as cash and remaining was paid on 2nd April 2021। अब देखो, 1 लाख रुपए की आपकी सेल्स है, तो हमने सेल तो कर ली। सेल्स को हमने क्या कंसिडर किया था? जैसे ही एंटाइटलमेंट आपकी ट्रांसफर होगी, ओके, तो हम उसे सेल कंसिडर कर लेंगे। मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ जैसे ही सेल्स ट्रांसफर हो, मतलब गुड्स ट्रांसफर होगा, ओके, तो हम उसे सेल्स कंसिडर कर लेंगे। फाइन।
मगर यहां क्या हुआ है कि 1 लाख की सेल कंसिडर कर ली, तो उसमें से 30,000 आपके अभी तक पे हुए हैं। तो हम सिर्फ 30,000 की सेल थोड़ा कंसिडर करेंगे इस साल के फाइनेंशियल ईयर में, हम सेल कंसिडर करेंगे 1 लाख की, क्योंकि एज पर द सेल्स जो रेवेन्यू हमने अंडरस्टैंड किया था, उसमें वो क्या कह रहा था कि जब भी टाइटल आपका ट्रांसफर हो जाता है, चाहे आपकी पेमेंट आई है या नहीं आई है, या आपके गुड्स स्टॉक में से निकल के गए हैं या नहीं गए हैं, तब हम सेल्स कंसिडर करते हैं। और जब आपने सेल्स कंसिडर कर ली, तो आपको चाहे पेमेंट मिली है पूरी, या आपको सिर्फ पार्ट पेमेंट मिली है कैश बेसिस की, तो आप ये नहीं करोगे कि आप उस 30,000 को ही रिकॉर्ड करोगे। आपके बाकी 70,000 है, वो भी सेल्स का पार्ट है, और वो एक्रूअल बेसिस के कारण ही हम दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, कैश को भी और क्रेडिट बेसिस को भी। एंड दैट एस्पेक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस both on the cash as well as credit basis is known as accrual concept. Okay, and this concept, another name for this is matching concept. Another name for this is matching concept. Okay. तो ये आपके पास 3 बेसिक कंसेप्ट थे हमारे पास। ओके जी, फिर हम इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हमारे पास है बिजनेस entity concept. This says that the business and the stakeholders, i.e., owners, creditors, okay, managers, etc., are different from each other. ओके, आपने कंसेप्ट किया था एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल कौन लेके आता है? ऑनर। और ये क्या है आपकी? इंटरनल लायबिलिटी। ओके, और ये क्या है आपकी? एक्सटर्नल लायबिलिटी। और ये किसके बेसिस पे है? बिजनेस एंटिटी के। बिजनेस के एसेट्स हैं, और वो एसेट्स किसके बराबर हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटी और इंटरनल लायबिलिटी के। ये भी अलग हैं। इंटरनल लायबिलिटी, अगर ये ऑनर और बिजनेस सेम होते तो जो उसकी कैपिटल इन्वेस्टेड थी वो बिजनेस का पैसा होता, वो लायबिलिटी कैसे बनती? बट यहाँ वो लायबिलिटी है। एक और चीज देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is treated as expense for business. किस बेसिस पे? It is on the basis of business entity concept. Okay, because as owner's capital is is internal liability. ऑनर्स कैपिटल क्या है? इंटरनल लायबिलिटी है। एंड बिजनेस has to pay
interest to owner for the money it has received as investment. ओके, अब वो इंटरनल लायबिलिटी थी, वो ऑनर का पैसा था, वो बिजनेस का पैसा नहीं है, तो उसको उस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये किस कंसेप्ट के अंदर है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के। दूसरा देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एन इनकम चार्ज्ड फ्रॉम ऑनर फॉर withdrawal of money for private use. ओके, प्राइवेट यूज के लिए आप पैसा विड्रॉ कर लो, तो उस पे आपको इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट किसको कौन लेगा? बिजनेस चार्ज करेगा। ओके, सिंस ऑनर एंड बिजनेस आर सेपरेट, ओके, तो ये इस कंसेप्ट के बेसिस पे है, ये भी इस कंसेप्ट के बेसिस पे। तो ये है आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या कहता है? बिजनेस और उसका ऑनर दोनों अलग हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपके पास मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। क्या कहता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट? इट सेज दैट बिजनेस will record in books of accounts only those transactions which are measured in terms of money. So, no qualitative, emotional aspects to be recorded. ठीक है जी, आपने 20 चेयर्स खरीदी 1 लाख रुपए की, तो हम ये नहीं रिकॉर्ड करेंगे कि 20 चेयर्स हैं। ठीक है जी, हम ये रिकॉर्ड करेंगे कि 1 लाख रुपए की चेयर्स खरीद ली हैं। ओके, 1 लाख की 2 चेयर्स भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती हैं। तो आपने कितना पैसा खर्चा एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे, वो आप अपने, वो स्टॉक टेकिंग अलग चीज है, मगर बुक्स के अंदर आप अपने पास क्या रिकॉर्ड करोगे कि हमने 1 लाख रुपए की जो है फर्नीचर खरीदा था या चेयर्स खरीदी थी। ओके, तो ये है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, आगे चलते हैं एक और, दैट इज योर, आज के लिए लास्ट ही होगा ये पॉइंट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ओके, accounting period concept, it says that हमने क्या समझा था?
गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कह रहा था कि बिजनेस विल कंटिन्यू टू सरवाइव फॉर ए लॉन्गर टाइम। ओके, तो अगर लॉन्गर टाइम के लिए सरवाइव कर रहा है तो मतलब ये चलता रहेगा। चलता रहेगा तो फिर आपको परफॉर्मेंस कैसे पता लगेगी? ओके, सो हमने क्या किया, इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कि क्या परफॉर्मेंस आ रही है कंपनी की, हमने उसको कुछ एक लाइफ टाइम में एक पर्टिकुलर पीरियड्स में डिवाइड कर दिया, पूरी लाइफ ऑफ कंपनी को। और उसके लिए हमने फिक्स किए एज पर इनकम टैक्स रूल्स 12 मंथ्स हमने फिक्स किए, क्योंकि 12 मंथ्स विल बी द टाइम पीरियड within which we are going to assess the performance of the company to calculate the profit and loss and financial position। तो ये हमारे जो टाइम पीरियड है, जो 12 मंथ्स का टाइम पीरियड है, उसे हमने क्या कहा, दैट इज कंसिडर्ड एज अकाउंटिंग पीरियड। एंड दीज अकाउंटिंग पीरियड्स आर डिवाइडेड इनटू two types। Okay, one is accounting period, another one is financial year, another is your calendar year। Financial year starts from 1st of April and ends at 31st of March as per income tax rules, and financial and calendar year starts from 1st of December to 31st December। ये अकाउंटिंग पीरियड सिर्फ हमने इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ही नहीं किया। ओके, बट हम जो कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड हैं उनके लिए भी अकाउंटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको हर क्वार्टर अपनी परफॉर्मेंस को सबमिट करना पड़ता है एज पर सेबी रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इसलिए ये अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट को हमने इंट्रोड्यूस किया। ओके, सो व्हाट इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट? As we understand that business will continue for coming number of years as per going concern concept, thus to measure performance and to understand financial position of business, it's decided to divide tenure or life of business in certain period, and time for that was decided to be of 12 months. Okay, this has been categorized into two categories. One is accounting year, a financial year. Second is calendar year.
it works from 1st of January to, and it works from नेक्स्ट ईयर, मतलब ये 20 है तो ये 21, ये 20 और ये 20. ओके. फर्दर अकाउंटिंग periods have been necessitated for the companies who trade in stock market. Okay, as it requires companies to submit performance each quarter. Okay, so this is what accounting period concept is. Is that clear? Is that clear? Yes. Yes, Ishika, clear? yes, sir. Kushal, Manchika. Yes. Okay. So this is all for today, and we'll continue tomorrow. Okay. Thanks.